नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड इतिहास का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कालसी है ये आपके यमुना के तट पर स्थित है। जो श्रीनगर ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और जो कुठानी नाला ये आपके पश्चिमी रामगंगा घाटी के तट पर स्थित है। और कालसी, श्रीनगर और कुठानी नाला से हमें निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। या यूं भी आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यमुना के तट से अलकनंदा नदी के तट से अब पश्चिमी रामगंगा घाटी से हमें निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा तट से मिले हैं। तो अलकनंदा जो नदी है इसके तट से हमें मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और ये हमें श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जसकोट के पास से मिले हैं। तो जसकोट जो है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है और जसकोट से हमें मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सबसे पहले डॉक्टर एम पी जोशी द्वारा लाखों शैलाश्रय की खोज की गई थी। तो जो लाखों शैलाश्रय या लाखों गुफा ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी खोज आपकी 1968 में आपके एम पी जोशी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि लाखों, लुथाप, फड़का नौली, फलसीमा, पेटशाल शैलाश्रय कहाँ स्थित है। तो जो लाखों शैलाशय है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। लुथा भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। पड़कानौली भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और फलसीमा भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और पेड़शाल भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और यहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तरकाशी आपके यमुना घाटी के तट पर है और कहता है कि वह स्थान जहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो जो उडली है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है और इस उडली से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन करा कि ग्वारक्या गुफा और किमनी गांव आदि शैलाश्रय पुरस्ताल है। तो जो ग्वारक्या गुफा ये आपके चमोली में है और यहाँ से हमें प्राचीन काल के शैलाश्रय मिले हैं। अगला क्वेश्चन करा कि जो फल सीमा ये आप यहाँ फल सीमा जो है आपके अल्मोड़ा से और यहाँ से जो मानव के चित्र की प्रकृति किस टाइप की मिलती है। तो जो पल सीमा ये आपके अल्मोड़ा में है और यहाँ से हमें मानव को आपके योग करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नौलाग्राम है आपके अल्मोड़ा में है। मैंने हीर जो है आपके अल्मोड़ा में। नौगांव आपके अल्मोड़ा में है। मुनिया की ढाई जो है ये भी आपके अल्मोड़ा में है। देवीधुरा आपके चंपावत में। गोपेश्वर आपके चमोली में है और मलारी आपके चमोली में है। अब पश्चिमी नयार घाटी जो है आपके पौड़ी में है और जसकोट आपके पिथौरागढ़ में। और यहाँ इन स्थलों से हमें महापाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि महापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ध्यान रखना, नौलाग्राम से मिले हैं, नौगांव से मिले हैं, मुनिया की ढाई से मिले हैं, देवीधुरा में से मिले हैं, गोपेश्वर से मिले हैं, मलारी से मिले हैं, जसकोट से मिले हैं और पश्चिमी रामगंगा घाटी से मिले हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि आपसे देवीधुरा कहाँ है ना। और या पश्चिम नयार घाटी कहाँ है, जसकोट कहाँ है, मुनिया की ढाई कहाँ है। सिंपल इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनखोट, नैनी पाताल और बादराबाद चमोली अल्मोड़ा आदि स्थलों से हमें मिले हैं। तो जो बनकोट है आपके पिथौरागढ़ में, नैनी पाताल पातल भी आपके पिथौरागढ़ में, बादराबाद आपके हरिद्वार में। और यहाँ से हमें धातुकालीन साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन किन स्थलों में क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। तो जो पिथौरागढ़ का जो बनकोट है यहाँ से हमें 8 मानव आकृतियां मिली है। तांबे की 8 मानव आकृतियां मिली है। और जो नैनी पातल है ये भी पिथौरागढ़ में और यहाँ से हमें 5 ताम्र मानव आकृतियां मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुरास्थल से लोह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल और सोने का मुकुटा मिला है। तो जो चमोली का जो मलारी गांव है यहाँ से हमें लोहे के उपकरण मिले हैं, कांसे का कटोरा भी मिला है और मानव के कंकाल भी मिले हैं और सोने का एक मुकुट भी मिला है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के आदि इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है। तो उत्तराखंड के आदि इतिहास का जो प्रमुख सोर्स है ये आपका पौराणिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेद व्यास जी ने लाख संहिताओं की रचना की थी। तो वेद व्यास जी ने जो 6 लाख संहिताओं की जो रचना की थी आपके वैदिक आश्रम में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का पहला उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र का जो पहला उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद को आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो वेदों में गढ़वाल को आपके हेमंत भी कहा गया है, देवभूमि भी कहा गया है और मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द में प्रयुक्त किया गया है। तो जो ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें आपके गढ़वाल क्षेत्र को आपके उत्तर कुरु के शब्द के नाम से संबोधित किया गया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा की गई है, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो जो स्कंद पुराण में जो है उत्तराखंड की सबसे अधिक चर्चा की गई है, और स्कंद पुराण में उत्तराखंड के क्षेत्र को आपके मानसखंड और केदारखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिद्वार से श्वेत पर्वत तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो हरिद्वार यानी जो जो हरिद्वार का पुराना नाम माया क्षेत्र है, और श्वेत पर्वत आपके हिमालय को कहते हैं। तो जो माया क्षेत्र से हिमालय तक के जो क्षेत्र है, इसको स्कंद पुराण में आपके केदारखंड कहा गया है, और केदारखंड आपके गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है। और इसको याद कैसे रखना कि जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और रुद्रप्रयाग जो है आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से आप केदार मंडल को आपके गढ़वाल से जोड़ लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में आपकी नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को आपके मानसखंड कहा गया है, और मानसखंड आपके कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रिकाखंड अंश है। तो जो बद्रिकाखंड अंश है ये आपके स्कंद पुराण का अंश है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड के जो केदारखंड और मानसखंड के जो संयुक्त क्षेत्र को आपके उत्तराखंड कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया और कच्छ देश कहा गया है। तो उत्तराखंड का क्या क्या नाम है? उत्तराखंड ध्यान रखना, ब्रह्मपुर ध्यान रखना, और कच्छ देश ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है। तो मानस खंड में राम क्षेत्र आपके अल्मोड़ा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था। तो गढ़वाल क्षेत्र को आपके महाभारत काल में उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो वैदिक साहित्य में और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है। तो पुराणोत्तर काल में यानी पुराणों के बाद के जो काल है गढ़वाल क्षेत्र को आपके केदार मंडल कहा गया है, बद्रिका क्षेत्र कहा गया है, तपोभूमि कहा गया है, और कस मंडल कहा गया है। तो पूछ सकते हैं कि कस मंडल किसका पुराना नाम है, या कस मंडल किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र को बोलते हैं, तपोभूमि भी आपके गढ़वाल क्षेत्र को बोलते हैं। और किस में कहा गया? तो ये आपके पुराणोत्तर काल यानी पुराणों के बाद का जो समय आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थे? तो मनुष्य के जो आदि पूर्वज थे आपके मनु थे, और मनु का जो निवास स्थान था ये आपका अलकापुरी था, और इसी अलकापुरी में आपके जो धनाधिपति कुबेर थी इनकी राजधानी भी आपके अलकापुरी ही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रिकाश्रम के बीच का क्षेत्र कहा गया है। तो प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच का जो क्षेत्र है इसको आपके अलकापुरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो भगवान राम ने जो अंतिम समय जो तपस्या की थी आपके टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाणासुर की राजधानी कहाँ है? तो बाणासुर की जो राजधानी थी आपकी ज्योतिषपुर में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने आपके टिहरी गढ़वाल के तपोवन में आपके तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ को प्राचीन केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ का जो प्राचीन नाम है आपका भृंगतुंग है, और प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को आपके भृंगतुंग कहा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ की यात्रा का उल्लेख है? तो महाभारत का जो वन पर्व है इसमें आपके लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है, या यात्रा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो जो महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो पुलिंद राजा थे सुबाहु, इनकी जो राजधानी थी आपके श्रीनगर में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र के दो विद्यापीठ कौन से थे? तो एक तो आपका बद्रिकाश्रम था, दूसरा आपका कणाश्रम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कणाश्रम से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, उस सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सम्राट भरत का जो जन्म हुआ था ये आपके कणाश्रम में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो जो कालिदास ने जो अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की थी ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कणाश्रम में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कणाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कणाश्रम जो है ये आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में
गढ़वाल क्षेत्र को कस जातियों की प्रधानता थी, इनमें से सबसे अधिक अ, इनके समय में अधिक हुआ है। तो जो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कस जातियों की अधिकता थी और इसके समय आपके बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र का वो कौन सा नगर है जिनको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो गढ़वाल के प्रवेश द्वार आपके कोटद्वार को कहा जाता है और कोटद्वार आपके पौड़ी गढ़वाल में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र को पौराणिक काल में आपके मानसखंड कहा जाता था और गढ़वाल को आपके केदारखंड कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए कौन कौन से नाम इस्तेमाल किए गए थे। तो पौराणिक काल में आपके कुमाऊं क्षेत्र को कुरुमांचल भी कहा जाता था, कुरुमप्रस्थ भी कहा जाता था, कुरुमपृष्ठ भी कहा जाता था, कुरुमगिरी भी कहा जाता था और कुमाऊगढ़ भी कहा जाता था। तो ये सारे नाम जो हैं आपके प्राचीन काल में, पौराणिक काल में कुमाऊं को के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो कुमाऊं का सबसे अधिक जो उल्लेख मिलता है आपके स्कंद पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, कस आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में हमें इनकी जातियों इनके निवास का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है। तो ये आपके ब्रह्मा और वायु पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो जो जाखन देवी का जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ समय यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है जो कि आपके नागों के निवास की है। तो जो नाग मंदिरों की जो पुष्टि होती है आपके नागों के निवास की पुष्टि करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बिनाग या बेरीनाग अवस्थित है। तो जो बेरीनाग है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था ये आपके कसों के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके ऐतिहासिक काल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालसी, लाखा मंडल, सिरोली और माणा आदि जगहों से क्या मिले हैं। तो कालसी से भी हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं। लाखा मंडल से राजकुमार ईश्वर का शिलालेख मिला। सिरोली, मंडल और माणा से भी हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरी घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली है। तो कत्यूरी घाटी से हमें अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुनिंद शासकों का नाम है वो कौन है। तो अल्मोड़ा की मुद्राओं पर कुनिंद शासकों का नाम है और ये नाम आपके एक तो आसे का नाम है, गोमित्र का नाम है, हरदत्त का नाम है, शुदत्त का नाम अल्मोड़ा की मुद्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालसी से 257 ईसा पूर्व एक प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला जो कि है अशोककालीन शिलालेख है। तो जो अशोक का जो शिलालेख है ये आपके कालसी में स्थित है और ये आपके 257 ईसा पूर्व का शिलालेख है और इसको आपकी प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है। तो लाखा मंडल से जो हमें शिलालेख मिला है ये आपके राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। तो त्रिशूल लेख आपके गोपेश्वर और बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ से किन के ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। तो पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ समेत कार्तिकेय पूर्व राजाओं के ताम्रपत्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो उत्तराखंड पर पहली शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी आपके कुनिंद शासक थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आपका अमोघबुति था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघबुति की मृत्यु के बाद कुनिंद कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघबुति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुनिंद के कुछ क्षेत्रों पर आपके शकों का अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन होना, अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर का निर्माण होना ये आपके शकों की पुष्टि करते हैं या शकों को प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र में शकों का अधिकार रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शकों के बाद तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था। तो शकों के बाद तराई क्षेत्र पर आपके कुषाणों का अधिकार हो गया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड प्रांत का नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें उत्तराखंड को आपके उत्तराखंड का जो प्रांत नाम बताया गया है आपके कर्तव्यपुर यानी कार्तिकेयपुर राज्य बताया गया है। अगला क्वेश्चन करा कि छठवीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो ये आपके कन्नौज के मौर्यों ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो मौर्यों के बाद उत्तराखंड पर आपके वर्धन वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी, यानी हर्षवर्धन वंशांग हर्षवर्धन की सत्ता स्थापित हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्श के समय वैनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी, उसने इस राज्य को कहा था। तो जो वैनसांग था ये आपका चीनी यात्री था और ये आपके हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने उस समय उत्तराखंड की यात्रा की थी और इसने उत्तराखंड को आपके पोली हीमो पुलो पुलो यानी ब्रह्मपुर बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया था? तो हरिद्वार को वैनसांग ने आपके मोयूलो कहा और इस यहाँ का जो क्षेत्रफल आपके 20 ली बताया है। ये जो 20 ली थी आपकी चीनी क्षेत्रफल की माप की इकाई होती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड के जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश है इसको पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि क्या है? तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं इनकी जो लिपि है आपकी कुटिला लिपि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 700 ईस्वी से लगभग 1050 तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही थी। इसके बाद इनकी राजधानी कहाँ थी? इसके बाद इनकी राजधानी जो थी आपके बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में थी। तो ध्यान रखना कार्तिकेयपुर की जो पहली राजधानी थी आपके कत्यूरियों की जो पहली राजधानी थी आपकी कार्तिकेयपुर थी, दूसरी राजधानी आपकी इनकी बैजनाथ घाटी में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार के प्रथम राजा कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो प्रथम परिवार के जो पहला राजा बताया जाता है आपके बसंत देव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बसंत देव के बाद कार्तिकपुर राजवंश में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो वसंत देव के बाद आपके कार्तिकेयपुर राजवंश पर आपके खरपर वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपर वंश के बाद कार्तिकेयपुर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो खरपर वंश के बाद आपके कार्तिकेयपुर में आपके निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन करेगा निम्बर किस मत के अनुयायी थे? तो जो निम्बर थे ये आपके शैव मत के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्बर वंश का कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा था? तो जो निम्बर के जो पुत्र थे इष्टगणदेव ये आपके निम्बर वंश के राजा थे और इन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जागेश्वर में किस शासक ने नौ दुर्गा महिषमर्दिनी लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? तो जो इष्ट गणदेव थे ये आपके निम्बर वंश के राजा थे और इन्होंने आपके नौ दुर्गा महिषमर्दिनी का निर्माण किया था, लकुलिश नटराज के मंदिरों का निर्माण किया था और ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक कलंक पंख में मग्न धरती उतारक के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो जो इष्ट गण के जो पुत्र थे ललित सुरदेव इनको आपके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में आपके कलि कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धारक के लिए 12 अवतार बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था। तो बैजनाथ में जो मंदिरों का निर्माण कराया था आपके ललित सूर्यदेव के जो पुत्र थे भूदेव उन्होंने कराया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरी वंश के सबसे शक्तिशाली अप्रतापी नरेश कौन थे? तो कत्यूरी वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था आपके ललित सूर्यदेव था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी आपकी संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड कब आए थे? तो आदि गुरु शंकराचार्य जो उत्तराखंड आए थे आपके कार्तिकेयपुर शासकों के काल में आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर को त्याग किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो अपने शरीर को त्याग किया था ये आपके केदारनाथ में त्याग दिया था। इसके बाद हम चंद वंश के संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चंद वंश से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में
1025 ईस्वी में के आसपास चंद राजवंश की सत्ता स्थापित की थी। तो जो चंद राजवंश या चंद वंश की स्थापना की थी आपके सोमचंद ने की थी, और ये स्थापना आपके 1025 के आसपास की गई थी, और ये आपके कत्यूरियों के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंद वंश के किस शासक ने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया था? तो जो इंद्रचंद थे आपके चंद वंश के चौथे नंबर के शासक थे, और इन्होंने आपके रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन करा कि 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही थी। तो अंतिम चरण से 10वीं शताब्दी से अंतिम चरण तक 1562 तक आपके जो चंद वंश की जो राजधानी रही थी आपके चंपावत में रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी? तो जो बालो कल्याण चंद्र थे आपके चंद वंश के राजा थे, और इन्होंने आपके 1563 में अपनी राजधानी आपके चंपावत से अल्मोड़ा ले गए थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही थी जो स्थित है। तो जो पाली पछाऊ है आपके अल्मोड़ा में स्थित है, और ये आपके चंद राजाओं की राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि नेपाल के अशोक छल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कब किया था? तो जो अशोक छल थे ये आपके नेपाल के राजा थे, और इन्होंने आपके कुमाऊं के ऊपर आक्रमण किया था, और 1751 में इन्होंने को अपने अधीन लाया था, कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन करा कि दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सबसे पहले किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त की थी? तो जो चंद वंश के जो राजा थे ज्ञानचंद, ये आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए थे, और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में उन्होंने भेंट लेके गए थे, और फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन करा कि मजेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है? तो जो मजेड़ा ताम्रपत्र में आपके जो ज्ञानचंद्र हैं इनको आपके श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन करा कि नेपाली छल नामक नामंत शासकों पर आक्रमण कर परास्त कर उनकी अधीनता को कुमाऊं को मुक्त कराया था। तो जो भारतीय चंद था ये आपके चंद वंश का राजा था, और इस भारतीय चंद ने आपके नेपाल के ऊपर आक्रमण किया था, और अपने अ, कुमाऊं को उन्होंने आज़ाद किया था, यानी नेपाल के चंगुल से कुमाऊं को मुक्त कराया था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े फेमस है? तो कुमाऊं के इतिहास में जो भारतीय चंद हैं, इनके पवाड़े आपके फेमस है। अगला क्वेश्चन करा कि किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो जो देवी चंद है ये आपके चंद्रवंश का राजा थे, और इनको आपके कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, या चंद्रवंश के कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो जो रुद्रचंद था ये आपके चंद्रवंश का राजा था, और इनका समय आपके 1565 से लेकर आपके 1557 तक रहा था, और रुद्रचंद आपके अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाया है। तो जो धर्म निर्णय नामक किताब लिखाई थी आपके रुद्रचंद्र ने लिखवाई थी, और ये आपके कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस किताब को लिखवाया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो जो रुद्रचंद्र थे ये आपके अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने आपके जो अल्मोड़ा में जो मल्ला महल का किला ये इसका निर्माण आपके रुद्रचंद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन करा कि रुद्रपुर नगर की स्थाप किसने बसाया था? तो रुद्रपुर नगर को आपके रुद्रचंद्र ने ही बसाया था। अगला क्वेश्चन करा कि वो वीरांगना जिसने गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर कई स्थानों पर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था। तो जो तिलू रतौली है ये आपके इन्होंने आपके गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन करा कि चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 1773 में गुट भूमि दान में दी थी? तो जो बाज बहादुर चंद थे ये आपके चंद्रवंश के राजा थे, और इन्होंने आपके 1673 में आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आपके गुट भूमि दान दी थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंद राजवंशों के राजकीय चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं के जो राजकीय चिन्ह था ये आपकी गायें थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंदों और मुगलों के संबंध होने की जानकारी मिलती है? तो चंद वंश और मुगलों के बारे में जो संबंध की जो हमें जानकारी मिलती है, एक तो हमें शाहनामा से मिलती है, दूसरी आपकी जहांगीरनामा से मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं
में चंद शासक का अंत कब और किसने के द्वारा किया गया था? तो कुमाऊं में चंद शासक का जो अंत हुआ था, अंत कब हुआ था? तो कुमाऊं में चंद शासक का अंत 1790 में हुआ था और ये अंत आपके नेपाल के गोरखाओं ने किया था। अगला क्वेश्चन करा कि चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम शासक जो थे आपके महेंद्र चंद्र थे। अगला क्वेश्चन करा कि चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल और ताम्र उद्योग का केंद्र था। तो चंद राजाओं के समय जो अल्मोड़ा था, यहाँ पे आपके सिक्कों का एक टकसाल था और ये आपके ताम्र उद्योग था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। तो चंद राजाओं के काल में आपके कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंद काल में भू राजस्व की दर थी। तो चंद काल में जो भू राजस्व की दर थी आपकी उपज का 6वां भाग था। अगला क्वेश्चन करा कि चंद काल में राजाओं की पालकी ढोने का कार्य करते थे। तो चंद काल में जो राजाओं की जो पालकी ढोने के जो काम करते थे, आप खैनी करते थे। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। तो जो लाल मंडी किला ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है और इसको आपके पोर्ट मोइरा के नाम से भी जाना जाता है। और इस लाल मंडी किले का निर्माण आपके कल्याण चंद्र जी ने कराया था और कल्याण चंद्र आपके चंद्रवंश का राजा था। अगला क्वेश्चन करा कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो जो खगमरा का जो किला ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है और इसका निर्माण आपके राजा भीष्मचंद्र ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाणासुर किला स्थित है। तो जो बाणासुर का जो किला है ये आपके चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर स्थित है। तो ये आपके चंद वंश से संबंधित क्वेश्चन थे। इससे आगे हम पावर वंश के क्वेश्चन देखेंगे। तो जो पावर वंश का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बदान, लोहाबाद, दशोली, जो ये नाम दिए गए भरपूर, नाला, रोका, सांकरी, रामी, रानी, है ना। तो ये जो सारे नाम थे ये आपके जो गढ़वाल क्षेत्र में आपके 52 गढ़ों के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदपुर गढ़ में 888 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने पवार वंश की नींव रखी, जो कि था गुर्जर देश का। तो जो पवार वंश की स्थापना की थी आपके कनकपाल ने की थी और कनकपाल आपके सोमपाल का उत्तराधिकारी था और इसकी स्थापना आपके 888 ईस्वी में की गई थी और जो कनकपाल थे ये आपके गुर्जर देश का से आया था। अगला क्वेश्चन करें कि गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 से लेकर 1950 तक रहा था। इसमें इस बीच कुल कितने राजा हुए थे? तो इस बीच कुल आपके 60 राजा हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी। तो गढ़वाल क्षेत्र को संगठित करने का जो काम किया था ये आपके 37वें नंबर के जो राजा बने थे, आपके अजयपाल बने थे और अजयपाल आपके पौर वंश के राजा थे और इन्होंने आपके गढ़वाल को संगठित करने का काम किया था। अगला क्वेश्चन करा कि पौर वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से हटाकर श्रीनगर को ले गया था? तो जो अजयपाल थे ये आपके 37वें नंबर के राजा थे और ये अपनी राजधानी इन्होंने आपकी राजधानी आपकी चांदपुर गढ़ी से हटाकर आपके श्रीनगर ले गए थे और 1358 को श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोदय काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की गई है? तो जो मनोदय काव्य है इसमें अजयपाल की तुलना आपके कृष्ण से भी की गई है, युधिष्ठिर से भी की गई है, भीम से भी की गई है, कुबेर से भी की गई है और इंद्र से भी की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? तो जो अजयपाल थे ये आपके गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? तो देवलगढ़ में आपके अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने राजप्रसाद का निर्माण किया था, यानी अपने राज सिंहासन का निर्माण किया था और कुल देवी राजेश्वरी की प्रतिष्ठा भी स्थापित कराई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अकबर के समकालीन परमार वंश का कौन सा राजा था? तो जो सहजपाल थे ये आपके परमार वंश के 42वें नंबर के राजा थे और ये आपके अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले किस परमार शासक ने शाह उपाधि की परंपरा शुरू की थी? तो जो बलभद्र शाह थे ये आपके परमार वंश के 43वें नंबर के राजा थे और इन्होंने अपने नाम के आगे शाह उपाधि की परंपरा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलभद्र शाह से पहले केवल एक परमार शासक के नाम पर
पाल के बजाय शाह उपाधि लगी थी। तो जो 38वें नंबर के जो राजा थे ये आपके कल्याण शाह थे, और कल्याण शाह जो थे आपके परमार शासक थे, और इन्होंने आपके अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगा रखी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक के सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका और पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। तो ये आपके शाहजहां के सैनिकों के नाक कटवा दिए थे। तो जो माँ रानी कर्णावती थी इसको आपके नाकट्टी की रानी के नाम से जाना जाता है, और ये आपकी पृथ्वीपति शाह की माता थी, और इन्होंने जो शाहजहां के जो सैनिक थे उनके नाक कटवा दिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी कर्णावती को जाना जाता है, तो महारानी कर्णावती को आपके नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण किया था, तो देहरादून में जो राजपुर नहर का निर्माण किया था ये आपकी रानी कर्णावती ने करा था। अगला क्वेश्चन करा कि किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था। तो जो दारा शिकोह थे ये आपके दारा शिकोह के जो पुत्र थे आपके सुलेमान शिकोह थे, और इस सुलेमान शिकोह का आपके पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस परमार शासक की उपाधि गर्भभंजक है थी। तो जो महीपति शाह थे ये आपके परमार वंश के राजा थे या पुमार वंश के राजा थे, और इन्होंने आपके गर्भभंजक की उपाधि दी थी, या इनकी उपाधि गर्भभंजक थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस परमार शासक के दरबार में अकबर के तरह 9 रत्न रहते थे। तो जो फतेह शाह थे ये आपके परमार वंश के राजा थे, परमार वंश के राजा थे, और ये आप इनके दरबार में आपके अकबर की तरह आपके 9 रत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी थी। तो गढ़वाल के जो परमार शासकों की राजधानी थी आपकी चांदपुरगढ़ भी रही थी, और बिलंग घाटी में भी रही थी, देवलगढ़ में भी रही थी, और श्रीनगर में रही थी, यानी देवलगढ़ और श्रीनगर में रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल पर गोरखाओं का पहला आक्रमण 1791 में हुआ था। उस समय यह आक्रमण में पराजित हुए थे। तो जो गोरखों ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था आपके 1791 में किया था, लेकिन उस समय गोरखे पराजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि का गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युमन शाह के शासन काल में किसके नेतृत्व में विजय मिली थी। तो 1803 में गोरखों ने फिर से गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया था, और ये आक्रमण आपके अमर सिंह थापा और अस्थि दल चौतुरिया के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें प्रद्युमन शाह की हार हुई थी और इनकी विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि गोरखाओं द्वारा गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून में कुर्बड़ा के मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था, जिसमें राजा प्रद्युमन शाह को वीर गति प्राप्त हुई थी। तो 14 मई 1804 को आपके कुर्बड़ा का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध आपके प्रद्युमन शाह और गोरखा सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें आपके प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और जिसके बाद आपके गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों का अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन क्रमशः रहा है। तो कुमाऊं में गोरखों का शासन आपके 25 साल तक रहा था, और गढ़वाल में गोरखों का शासन आपके 10.5 साल रहा था। अगला क्वेश्चन करा कि गोरखाओं का शासन नागरिक के बजाय फौजी था। दासता, बेगार, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार थे। नेपाल के राजा के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं में प्रशासन करता था। तो नेपाल के राजा रणबहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में जो गढ़वाल और कुमाऊं में जो शासन करते थे या प्रशासन करते थे, ये आपका सूबा और सूबेदार करते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोरखा शासन के दौरान पुंगाड़ी था। तो गोरखाओं के काल में जो पुंगाड़ी था ये आपका एक तरह का भूमि कर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था। तो जो कुशई कुशई कर था ये आपके ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल से पराजित करवाया था। तो सूरदर्शन शाह के निमंत्रण पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आपके अंग्रेजी सेना को भेजा था और गोरखों को गढ़वाल में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया, और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच वो कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था।
तो जो संगोली की संधि हुई थी ये आपके 1815 में हुई थी, और जो संगोली आपके बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस संधि के माध्यम से आपके गोरखों ने कुमाऊं और अ, गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजों को सौंप दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी सरकार थी जो संगोली संधि को स्वीकार न करने के कारण 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि को स्वीकार कर ली थी। तो ये आपकी नेपाल सरकार थी जिन्होंने आपके संगोली की संधि को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के बाद इन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे, जिस कारण से इनको 4 मार्च 1816 में मजूरी वंश संगोली संधि को स्वीकार करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन करा कि गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सूरदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग दोस्तापूर्ण तरीके से हड़प लिया था। तो गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सूरदर्शन शाह से पूरी आधा भाग गलत तरीके से हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वाल नरेश सूरदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ ले स्थापित की गई थी। तो जो सूरदर्शन शाह थे ये आपके परमार वंश के राजा थे, और इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से लेकर ये आपके टिहरी ले गए थे, और 1815 को टिहरी परमार वंश की राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों और सूरदर्शन शाह के मध्य संधि हुई थी। तो टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों और सूरदर्शन शाह के जो बीच संधि हुई थी आपके 1820 में हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण कराया था। तो पुराना टिहरी में आपके टिहरी के पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का जो निर्माण किया था ये आपके सूरदर्शन शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया था। तो कुमाऊं के कमिश्नर को जो टिहरी रियासत में अंग्रेजों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाया गया था ये आपके 1842 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदर्शन शाह द्वारा रचित ग्रंथ सभासार कितने भाग है। तो जो सभासार है ये आपके सूरदर्शन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और इसके आपके 7 भाग है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह ने राज्य किया था। तो जो भवानी शाह का जो समय रहा था ये आपके 1859 से लेकर 1871 तक इनका शासन रहा था, और भवानी शाह जो थे आपके सूरदर्शन शाह के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन करा कि भवानी शाह के बाद प्रताप शाह राजा बने थे, और गढ़वाल नरेश बने जिन्होंने टिहरी में शुरू कराई थी। तो जो भवानी शाह के बाद जो राजा बने थे आपके प्रताप शाह बने थे, और प्रताप शाह ने आपके टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन करा कि प्रताप शाह के बड़े पुत्र जो थे आपके कीर्ति शाह थे, और इनका जो समय था आपके 1886 से लेकर 1931 तक था, और इन्होंने आपके 11 वर्षों तक राज किया था। तो ये इन्होंने आपकी महारानी जो गुलेरिया के उनके संरक्षण पे कीर्ति शाह ने राज किया था। अगला क्वेश्चन करा कि कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1891 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में कौन सी उपाधि थी। तो जो कीर्ति शाह थे ये आपके पंवार वंश के राजा थे, और 1891 में इनको अंग्रेजों की तरफ से आपके कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, और 1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण किया था। तो टिहरी गढ़वाल में आपके जो नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का जो निर्माण किया था ये आपके कीर्ति शाह ने कराया था, और ये इसका गठन आपके 1881 में किया गया था, या इसका निर्माण आपके 1881 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी में हिवेंट संस्कृत पाठशाला, गांव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, टिहरी नगर बिजली व्यवस्था, टिहरी नगर में बिजली व्यवस्था, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार, टिहरी वेधशाला की स्थापना का कार्य किया था। तो ये सारे काम जो किए थे आपके कीर्ति शाह ने किए थे। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या याद रखना। तो जो कीर्ति शाह ने आपके एक तो टिहरी गढ़वाल में आपके हिवेंट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, दूसरे में इन्होंने आपके टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की थी, और टिहरी में आपके प्रेस की स्थापना भी आपके कीर्ति शाह ने की थी, और हिंदी टाइपराइटर का टाइपराइटर का जो आविष्कार किया था ये भी आपके कीर्ति शाह जी ने किया था, और टिहरी वेधशाला की स्थापना भी आपके कीर्ति शाह जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के राजा कौन बने थे? तो कीर्ति शाह की मृत्यु आपके 1913 में हुई थी और इसके बाद टिहरी रियासत के जो राजा बने थे आपके नरेंद्र शाह बने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थापित किया था। तो जो नरेंद्र नगर है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और नरेंद्र नगर को जो टिहरी से नरेंद्र नगर जो मुख्यालय बनाया था ये आपके 1925 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण, अनेक विद्यालयों की स्थापना, अस्पतालों का आधुनिकीकरण और वन विभाग का आधुनिकीकरण आदि कार्य किए थे। तो ये सारे काम जो किए थे आपके नरेंद्र शाह ने किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सर के CSI आदि उपाधियां दी गई थी। तो जो नरेंद्र शाह थे इनको आपके अंग्रेजों द्वारा आपके लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया था, सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था और KCSI की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवाई कांड और सिर दुश्मन का बलिदान की घटनाएं कब हुई थी? किसके समय हुई थी? तो ये घटनाएं आपके नरेंद्र शाह के समय हुई थी। तो जो रवाई कांड की जो घटना हुई थी आपके 30 मई 1930 को हुई थी और सिर दुश्मन का जो बलिदान हुआ था ये आपके 25 जुलाई 1944 को हुआ था और ये दोनों ही घटनाएं आपके नरेंद्र शाह के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र शाह के बाद 1946 को टिहरी रियासत के राजा कौन बने थे? तो नरेंद्र शाह के बाद आपके टिहरी रियासत के जो राजा बने थे आपके मानवेंद्र शाह बने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना हुई थी। तो ये घटना आपके मानवेंद्र शाह के समय हुई थी। तो ध्यान रखना कि जो टिहरी गढ़वाल है आपके 1 अगस्त 1949 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और टिहरी रियासत का विलय आपके भारत में किया गया था और ये सारी घटनाएं जो हुई थी आपके मानवेंद्र शाह के समय हुई थी। और इससे आगे हम जो ब्रिटिश गढ़वाल है इससे संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। के लिए जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला था उससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिशुन गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। तो जो कालू सिंह मेहरा थे ये आपके उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और इनका संबंध आपके चंपावत से था और इन्होंने आपके 1857 में आपके क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था और ये संगठन आपके 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी आपके 1870 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके अल्मोड़ा में हुई थी और डिबेटिंग क्लब की स्थापना आपकी राजनीतिक सचेतना या राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊनी भाषा के पहले अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था। तो कुमाऊनी भाषा का जो पहला अखबार था उसका जो प्रकाशन किया गया था आपके 1871 में किया गया था और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा से हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक कौन थे? तो जो 1886 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये अधिवेशन आप कांग्रेस का अधिवेशन आपके कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें उत्तराखंड के 2 लोगों ने भाग लिया था जिनमें से एक आपके ज्वालादो जोशी भी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो जो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी आपके गोविंद बल्लभ पंत ने की थी और इस स्थापना आपको 1903 में की गई थी और ये आपके राजनीतिक चेतना की जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला था। तो राज्य उत्तराखंड में जो वन नीति के विरोध में जो आंदोलन हुआ था ये आपको 1911 से लेकर 1917 के बीच ये जन व्यापक आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपको 1912 में हुई थी और ये आपके राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक और एनी बेसेंट के 1914 के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग की आंदोलन चलाया गया था। तो जो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था ये आपके 1914 में चलाया गया था और ये आंदोलन आपके तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था और इस आंदोलन को उत्तराखंड में आपके विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि के नेतृत्व में इसको चलाया गया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। तो जो गांधी जी देहरादून आए थे आपको 1916 में आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीनाथ पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ था। तो जो कुमाऊं परिषद है इसका गठन आपको 1916 में किया गया था और इसकी स्थापना में आपके गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीनाथ पांडे का प्रमुख योगदान था। और कुमाऊं परिषद की स्थापना आपके उत्तराखंड में आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था और इसका 10 साल बाद आपके कांग्रेस में विलय किया कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। तो जो कुमाऊं परिषद का इसका जो कांग्रेस में विलय हुआ था आपके 1926 में किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल और हंसयार प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो जो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके 1918 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल और हंसयार प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से की गई थी और इसकी स्थापना आपके गढ़वाल क्षेत्र में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर कांग्रेस का जो 1919 का अधिवेशन हुआ था इसमें गढ़वाल के दो नेताओं ने भाग लिया था, उन्हें कौन थे? तो जो 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है आपके अमृतसर में हुआ था और इसमें गढ़वाल के दो लोगों ने भाग लिया था। एक अनुसुया प्रसाद बहुगुणा थे, दूसरे आपके मुकुंदी लाल जी थे। अगला क्वेश्चन करा कि 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्ट्रार को बहाकर कुली बेगार का अंत कर दिया था? तो ये आपके सरयू नदी में बहा दिए थे। तो जो कुली बेगार का जो अंत हुआ था ये ध्यान रखना 1921 में हुआ था और ये आपके इसका जो अंत होता है आपके बागेश्वर में जो सरयू नदी थी इसके इसके किनारे 40,000 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने ये शपथ ली थी कि हम कुली बेगार प्रथा के जो रजिस्टर उसको बहा दिया गया था और ये संकल्प लिया था कि इसके बाद हम अंग्रेजों के सामान को नहीं ढोएंगे। और इस आंदोलन का जो लीड कर रहे थे आपके बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था या ये आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थलों की यात्राएं राजनीतिक सभाएं की थी। तो 1929 में जो गांधी जी और नेहरू जो उत्तराखंड में जब आए थे तो उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा की थी और ये यात्रा आपकी जून से जुलाई के तक चली थी और ये यात्रा आपके हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि स्थलों पे ये यात्राएं की गई थी और जनसभाएं भी हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। तो जून से जुलाई के बीच तो गांधी जी ने आपके कुमाऊं की यात्रा की थी और 16 से 24 अक्टूबर तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर कुछ समय के लिए प्रवास किया और वहां पे आपके अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो गांधी जी जब कुमाऊं की यात्रा पर आए थे तो 12 दिन तक ये आपके बागेश्वर के कौसानी में रुके थे और यहीं पर गांधी जी ने आपकी अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी और इसी कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौसानी को गांधी जी ने कहा था। तो कौसानी को जो है ये आपके बागेश्वर में और इस महात्मा गांधी जी ने आपके भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगला क्वेश्चन करा कि 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति कौन थे? तो जो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था और इसमें आपके 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया था जिनमें से 3 लोग उत्तराखंड के थे। एक आपके ज्योतिराम कांडवाल थे, दूसरे आपके भैरवदास जोशी थे, तीसरे आपके गोरख पीर खड़क बहादुर थे। तो ध्यान रखना 78 में से 3 उत्तराखंडी थे और यह आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को कहा जाता है, तो इस घटना को आपके पेशावर कांड की घटना कहा जाता है। और ध्यान रखना ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी आपके 1930 में हुई थी और वीर चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया था। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गढ़वाल रेजिमेंट थी, तो कौन सी गढ़वाल राइफल थी? तो 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने अफगान की जो सेना स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन करा कि चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी?
तो जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, इन्होंने आपके जो अफगानियों के ऊपर गोली चलाने से जब इनकार कर दिया था, तो इनको जेल की सजा हुई थी और इनको 11 साल 3 माह 18 दिन की जेल में इनको रहना पड़ा था। अगला क्वेश्चन करा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी थी। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को जो गढ़वाली की उपाधि दी थी, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में 1930 में गडोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें मुख्य थे आपके भवानी सिंह। तो ध्यान रखना, जो गडोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था आपको 1930 में हुआ था, और इसमें कई उग्र उग्र कई उत्तराखंड के कई उग्र राष्ट्रीय युवक शामिल थे, जिनमें आपके भवानी सिंह सबसे मुख्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चनौदा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो जो गांधी आश्रम है ये आपके अल्मोड़ा के चनौदा में स्थित है, या यूँ बोलें कि अल्मोड़ा के सोमेश्वर चनौदा में स्थित है, और इसकी स्थापना आपकी 1937 में आपके शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम और खीमादेव नामक दो भाई और चूड़ामणि और बहादुर सिंह शहीद हो गए थे। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा था। तो सल्ट की भूमिका को देखते हुए गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। तो ध्यान रखना, जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें 5 सितंबर 1942 को कुमाड़ क्षेत्र में की जो घटना हुई थी, ये बहुत फेमस थी, क्योंकि आपके सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, और इसलिए यहाँ पे अंग्रेजों ने आपके गोलियां चला दी थी, जिसमें आपके दो सगे भाई आपके गंगाराम खीमादेव शहीद हो गए थे, और चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी शहीद हो गए थे, और इसकी भूमिका को देखते हुए गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाड़ या सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कुमाड़ क्षेत्र में हर साल आपके 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किया था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये आपको 1940 में हुआ था, और ये गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था जो कुमाऊं में, इसका जो श्री गणेश किया था, इसकी शुरुआत की थी, ये आपके दुर्गादास जोशी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा जयंती मंगला रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था। तो नमक सत्याग्रह के दौरान आपके जो विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में आपके कुंती वर्मा, जयंती मंगला और रेवती ने अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा फहराया था, और ये आपके विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। तो कुंती वर्मा जो थी, ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी, और इनको आपके अंग्रेजों ने आपके जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया था, और ये आदेश आपके 1932 में जारी किया गया था। तो हो सकता है आपको ध्यान रह जाए कि जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश किसके लिए जारी किया गया था, कुंती वर्मा, लेकिन ये डेट हो सकता है आपको ध्यान न रहे, तो ध्यान रखना 1932 में ये आदेश जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बेन, जिसका मूल नाम आपकी कैथलीन हेलीमैन था, को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया था। तो कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी आपके महात्मा गांधी जी की जो शिष्या थी सरला बेन, उन्होंने की थी, और ये स्थापना आपके 1941 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत, आगे बढ़ो। तो जो प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी तुलसी देवी, इन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं को कहा, यह संदेश दिया था, ये मैसेज दिया था कि रोहो नहीं, तुम आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन करा कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वो कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। तो लक्ष्मी आश्रम से जो थी आपकी कमला और बसंती, दो सगी बहनें जुड़ी हुई थी, और उन्होंने आपके सर्वोदय के व्यापक प्रचार प्रसार में अपना प्रमुख योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीराबेन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया था। तो ऋषिकेश में जो पशुलोक है की स्थापना की थी आपके, पशुलोक जो है आपके ऋषिकेश में, और इसकी स्थापना आपके मीराबेन ने की थी, और महिलाओं की जागृति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन को गति देने के लिए सबसे पहले 1871 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया था।
तो 1871 में आपके अल्मोड़ा से आपके अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था, और इसके जो संपादक थे आपके बुद्धि बल्लभ पंत थे। और अल्मोड़ा अखबार आपके स्वाधीनता आंदोलन को गति देने के लिए इसको शुरू किया गया था, और इसको सबसे पहले 1871 अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद इसका संपादक जो थे आपके बद्रीनाथ पांडे ने सितंबर 1918 में कौन सा साप्ताहिक अखबार निकाला था? तो जो अल्मोड़ा अखबार था ये आपके 1871 में पहले निकला था, और 1918 में मार्च में महीने ये बंद हो गया था। और इसके स्थान पर 1918 में आपके शक्ति नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था, और ये शक्ति नामक समाचार पत्र था ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसको आपके बद्रीनाथ पांडे ने प्रकाशित किया था। और बद्रीनाथ पांडे आपके अल्मोड़ा अखबार के भी संपादक रहे थे। ये भी पूछ सकते हैं जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था तो उस समय उसके संपादक कौन थे? तो ध्यान रखना आपके बद्रीनाथ पांडे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरजा दत्त नैथानी के संपादन में शुरू किया गया था। तो जो गढ़वाली मासिक पत्रिका थी, जो गढ़वाली मासिक पत्रिका, इसका प्रकाशन आपके देहरादून से पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादन में शुरू किया गया था, और ये इसकी शुरुआत आपकी गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडौन से प्रकाशन हुआ था। तो जो कर्मभूमि समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन किया गया था आपके 1939 में किया गया था, और इसका प्रकाशन आपके लैंसडौन से किया गया था, और इसके जो संपादक थे आपके भक्त दर्शन और भैरव दत्त इसके संपादक थे, और इसका प्रकाशन आपके लैंसडौन से हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि 1941 में देहरादून से प्रकाशित शुरू हुआ था। तो जो युगवाणी समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था, और इसका प्रकाशन आपकी 1941 में से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ था। तो कुली बेगार प्रणाली का जो अंत हुआ था ये आपके 1921 में जनवरी के महीने में हुआ था। अगला क्वेश्चन करके टीरी राज्य आंदोलन की मांग की थी। तो टीरी राज्य आंदोलन की जो मांग थी ये आपकी प्रजातांत्रात्मक शासन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो 1944 में भूख हड़ताल की वजह से जो टीरी राज्य आंदोलन के लिए जो भूख हड़ताल की थी आपके सिर दुश्मन ने की थी, और भूख हड़ताल के कारण सिर दुश्मन शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपके 1939 में आपके देहरादून में की गई थी, और ये आपके टीरी राज्य आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, और ये स्थापना आपके सिर दुश्मन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए थे। तो जो सकलाना विद्रोह हुआ था ये आपके 1947 में हुआ था, और कीर्तिनगर आंदोलन जो हुआ था आपके 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीरी का भारत में विलय हुआ था। तो टीरी का जो भारत में विलय हुआ था ये आपके 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब शामिल किया गया था? तो टीरी को आपके 1 अगस्त 1949 को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और इसको आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो जो ढोला पालकी आंदोलन था ये आपके दलितों से या शिल्पकारों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो दलितों के लिए जो शिल्पकार शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था ये आपके हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र को शुरुआत जून 1934 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की गई थी, लेकिन 1935 में 15 वर्षों तक इसका संपादक मुंशी हरिप्रसाद की भांजी ने किया था, जिनका नाम था। तो जो मुंशी हरिप्रसाद भांजी का जो नाम था ये आपके लक्ष्मी देवी टमटा था, और ये आपके 19 में ये आपके समता नामक समाचार पत्र की संपादक रही थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनकट्टा बैल आंदोलन था। तो जो कनकट्टा बैल आंदोलन था इसका संबंध आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोटा खरा आंदोलन का उद्देश्य था। तो कोटा खरा आंदोलन का उद्देश्य था कि जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि वितरण कराना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन की अग्रणी भूमिका रही थी। तो उत्तराखंड में जो शराब विरोधी आंदोलन हुआ था इसमें जो अग्रणी भूमिका रही थी हमारी माताओं बहन बेटियों की रही थी, यानी महिलाओं की रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? शराब विरोधी आंदोलन का नारा था नशा नहीं रोजगार दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो राज्य विश्वविद्यालय आंदोलन जो हुआ था ये आपकी आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक
साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में जो 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी आपकी 1973 में की गई थी, एक गढ़वाल विश्वविद्यालय और दूसरा आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय। और इससे आगे हम जो राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है इसको आगे डिस्कस करेंगे। और ब्रिटिश गढ़वाल से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए व्यवस्था की थी। तो टिहरी रियासत को छोड़कर जो शेष भाग था उसको शासित करने के लिए अंग्रेजों ने आपकी कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 से आज़ादी तक के समय में ब्रिटिश गढ़वाल में कुल अंग्रेज कमिश्नर हुए थे। तो 1815 में से लेकर आपके 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल में आपके कुल 23 कमिश्नर हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था जिसका कार्यकाल लगभग 9 महीने रहा था और जिसके सहायक आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। तो जो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे आपके एडवर्ड गार्डनर थे और इनके कार्यकाल लगभग 9 महीने के आसपास रहा था और इनके सहायक आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल थे और इनका समय आपका 1815 से लेकर 1816 तक रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत और पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो जो अ, अल्मोड़ा में जो अल्मोड़ा से श्रीनगर में जो डाक सेवा की शुरुआत हुई थी आपके 1815 में हुई थी और इसकी शुरुआत आपके एडवर्ड गार्डनर के समय हुई थी। और जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था ये भी आपके एडवर्ड गार्डनर के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर जिसके काल में 1816 में पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा की शुरुआत की गई थी और 1816 में आपके अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई थी और 1816 में दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था और 1817 में आपका तीसरा और पहला त्रिशाला भूमि बंदोबस्त हुआ था और 1819 में आपके पटवारी पद का सृजन हुआ था और 1820 में चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ था और 1821 में आपके पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी और 1822 में आपके आबकारी विभाग की स्थापना हुई थी और 1823 में आपके कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन हुआ था और 1823 में आपका पांचवा भूमि बंदोबस्त हुआ था और जिसे आपका 1880 में लागू किया गया था, जिसे आपके 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ये सातवां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था और कुमाऊं के कमिश्नर का सीमांकन किया था और हल्द्वानी में आपके नगरीकरण की शुरुआत की थी और सड़कों और पुलों का निर्माण किया था। तो ये सारे जो काम हुए थे आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय हुए थे और इनका समय आपके 1816 से लेकर 1835 तक था। तो इनके बारे में क्या क्या याद रखना, जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय क्या क्या काम हुए थे। एक तो आपके ये ध्यान रखना कि इनके समय में आपके दूसरा ये कुमाऊं के तो दूसरे कमिश्नर थे और इन पूरे क्षेत्र में इन्होंने डाक सेवा की शुरुआत की थी। डाक सेवा की शुरुआत तो आपके अल्मोड़ा में ये गार्डनर के समय हो गई थी, लेकिन पूरे क्षेत्र में जो डाक की शुरुआत हुई थी ये आपके कुमाऊं के जो दूसरे कमिश्नर थे ट्रेल उनके द्वारा हो गई थी और इनके द्वारा 1819 में आपके पटवारी की पद का स्थापना की गई थी और 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और 1823 में इन्होंने आपके कुमाऊं कमिश्नर के 26 परगनों का भी विभाजन किया था और 80 साला भूमि बंदोबस्त भी इनके ही समय हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये जॉर्ज विलियम टेल के समय यही घटनाएं हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके काल के बारे में न वकील न दलील न अपील उक्ति प्रचलित थी। तो ये जो जॉर्ज विलियम टेल थे इनके समय को आपके न वकील न दलील न अपील की उक्ति प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर जिसके समय 1837 में अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना की गई थी। तो जो कुमाऊं के जो तीसरे कमिश्नर थे आपके जॉर्ज गोवान थे और इनके समय आपके अल्मोड़ा में आपके कुमाऊं के पहले थाने की स्थापना की गई थी और ये स्थापना आपके 1837 में हुई थी और जॉर्ज गोवान का जो समय था ये आपके 1836 से लेकर 1839 तक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे जिन्होंने नैनीताल में अपने मृत्यु पर्यंत तक पद पर रहे थे और इनके काल में आपके 1839-40 में कुमाऊं कमिश्नरी मुख्यालय को श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था और 1840 में आपके पौड़ी जिले का गठन किया गया था और नैनीताल को एक नगर के रूप में विकसित किया गया था और नैनीताल के थाने की स्थापना की गई थी और कैराना नैनीताल मार्ग का निर्माण भी किया था। गोमती नदी पर पुल का निर्माण किया था और इन्होंने आपके हैलीबर्टन के सहयोग से 1840 में आठवां भूमि बंदोबस्त भी कराया था। तो ये सारी जो घटनाएं हुई थी ये आपके जॉर्ज थॉमसन लिंचिंगटन के समय हुई थी और इनका समय आपके 1839 से लेकर 1847 तक था। तो क्या क्या याद रखना इनके बारे में, एक तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे और इनके काल में आपके पौड़ी जिले का गठन किया गया था और नैनीताल में एक थाने की स्थापना की गई थी और इन्होंने आपकी गोमती नदी पर पुल का निर्माण किया था
और इनके समय में आपका 8वां भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ये बात इनके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं का 5वां कमिश्नर जिनके काल में प्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्ति की शुरुआत हुई थी, अस्पतालों की शुरुआत हुई थी, शिक्षा का प्रसार हुआ था, श्रीनगर में सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ था, और कमिश्नरी मुख्यालय नैनीताल में लाना और नैनीताल एक पर्यटक नगर के रूप में विकसित करना। तो ये जो काम हुए थे, ये आपके जो हेलिड वेटन थे, इनके समय ये काम हुए थे। और इनके बारे में क्या क्या याद रखना कि इन्होंने एक तो सस्पेंशन पुल का निर्माण किया था, और नैनीताल को उनको कुमाऊं नैनीताल को एक पर्यटक नगर के रूप में विकसित किया था, और कमिश्नरी मुख्यालय का मुख्यालय आपके नैनीताल को बनाया गया था। और जो पटवारी थे, इनको नियुक्ति का शुरुआत इनके समय हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के छठे कमिश्नर जिनके काल में अल्मोड़ा में कुछ अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना हुई थी, नहरों का विस्तार हुआ था, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई थी, आपदा प्रबंधन के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया था, और कुमाऊं में आलू की खेती हुई थी, और नवा नवा भूमि बंदोबस्त हुआ था, और जो कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से हुआ था, और ये दूसरा 20 साल बंदोबस्त था, और इसे आपके विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनके समय में आपके काठ गोदाम से रेल मार्ग तक का भी निर्माण हुआ था, और रामनगर की स्थापना भी हुई थी। नैनीताल में स्कूल शिक्षा केंद्र के रूप में इसका विकास किया गया था, और रेमजे कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये सारे जो काम हुए थे, ये आपके जो रेमजे के हेनरी रेमजे के समय हुए थे, और हेनरी रेमजे का समय आपके 1856 से लेकर 1884 तक रहा था। तो हेनरी रेमजे के बारे में क्या क्या याद रखना, इनके समय क्या क्या काम हुए थे। तो एक तो इन्होंने अल्मोड़ा में आपके कुष्ठ आश्रम की स्थापना इनके समय हुई थी, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना भी इनके समय हुई थी, आपदा प्रबंधन के लिए जो पहला प्रयास किया गया था, पृथक वन विभाग का गठन भी आपके हेनरी रेमजे के समय हुआ था, और कुमाऊं में आलू की जो खेती हुई थी, ये आपके रेमजे के समय हुई थी, और जो नवा भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये भी आपके रेमजे के समय हुआ था, और ये पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त था। और इनके समय आपके काठ गोदाम तक रेल मार्ग का भी निर्माण किया गया था, और रामनगर की स्थापना भी इनके समय हुई थी, और रेमजे कॉलेज की स्थापना भी आपके इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, स्थानीय लोग उसे रामजी साहब और अंग्रेजी लोग उसे कुमाऊं का राजा कहते थे, और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिनसर और रामनगर तराई में मकान बनवाया था। तो जो हेनरी रेमजे थे, आपके जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके समय ये आपके कुमाऊं के कमिश्नर थे, और ये पहाड़ी भाषा भी जानते थे, और स्थानीय लोग इनको रामजी साहब कहते थे, और अंग्रेज इनको कुमाऊं का राजा कहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिनका कार्यकाल 28 साल तक रहा है, और बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, जिसके काल को आपके ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हेनरी रेमजे के काल को आपके ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, और ये आपके 28 साल तक, सर्वाधिक समय तक ये आपके कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे, और ये आपके सबसे लोकप्रिय कमिश्नर भी रहे थे, और इनको बेताज बादशाह के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर जिसके राजस्व में पुलिस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो हेनरी रेमजे जो थे, इनके समय राजस्व पुलिस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के 7वें कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के जो 7वें कमिश्नर थे, ये आपके फिशर थे, और इनका समय आपके 1884 से लेकर आपके 1885 तक था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के 8वें कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के 8वें कमिश्नर आपके H.G. रॉस थे। अगला क्वेश्चन करा कि कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में हुई थी, और उस समय जो कुमाऊं के जो कमिश्नर थे, ये आपके H.G. रॉस थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के 9वें कमिश्नर जिनके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई थी। तो कुमाऊं के जो 9वें कमिश्नर थे, ये आपके J.R. रीड थे, और इनके समय आपके हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई थी, और इनका समय आपके 1887 से लेकर 1889 तक रहा था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के 10वें कमिश्नर कौन थे जिनके समय 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिले का गठन हुआ था। तो जो अर्स्किन थे, इनके समय ये आपके 10वें कमिश्नर थे, और इनके समय आपके नैनीताल और अल्मोड़ा जिले का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के 11वें कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के जो 11वें कमिश्नर थे, ये आपके डी टी रॉबर्ट्स थे, और इनका समय आपके 1892 से लेकर 1894 तक था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के 12वें कमिश्नर जिनके समय 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था।
तो जो कुमाऊं के जो 12वें कमिश्नर थे ये आपके ई ग्रिक ग्रिक थे, और इनके समय आपके 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, और ये तीसरा 20 साला बंदोबस्त था, और इनका समय आपके 1894 से लेकर 1898 तक इनका समय रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के 13वें कमिश्नर जिनके समय नैनीताल में थाने की स्थापना की गई और देहरादून तक रेल लाइन पहुंचाई गई। तो जो कुमाऊं के जो 13वें कमिश्नर थे ये आपके R.I. एमिल्टन थे, और इनके समय में आपके नैनीताल में एक थाने की स्थापना की गई थी, और देहरादून को आपके रेल मार्ग से जोड़ा गया था इनके समय। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुमाऊं के 14वें कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के जो 14वें कमिश्नर थे ये आपके A.M.W. शेक्सपियर थे, और इनका समय आपको 1903 से लेकर 1905 तक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के 15वें कमिश्नर जिनके समय 1908 में कुली एजेंसी का गठन किया गया था, और 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई थी। तो जो कुली एजेंसी का गठन किया गया था आपके 1908 में किया गया था, और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना आपको 1909 में की गई थी, और ये स्थापना आपके J.E. कैंपबेल के समय हुई थी, और ये आपके कुमाऊं के 15वें कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के 16वें कमिश्नर जिनके समय 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था, और 1917 में आपके पहला वाटर रूल्स शुरू किया गया था, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और 1921 में कुली बिगाड़ प्रथा का अंत हुआ था, और 1923 में आपके कुली एजेंसी समान हुए थे। तो ये जो कुमाऊं के जो 16वें कमिश्नर थे आपके पर्सी बिंडम थे, और इनके समय में आपके 1921 में आपके फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था, और 1917 में पहला वाटर रूल्स का गठन किया गया था, और इनके समय में आपके असहयोग आंदोलन भी हुआ था, और इनके समय में आपको 1921 में कुली बिगाड़ा आंदोलन का अंत हुआ था, और इनका समय आपको 1914 से लेकर 1924 तक था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के 17वें कमिश्नर जिनके समय 1928 में 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो जो अंतिम या 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था ये आपके 1928 में हुआ था, और ये बंदोबस्त आपके NC स्टब के समय हुआ था, और ये आपके कुमाऊं के 17वें कमिश्नर थे, और इनका समय आपको 1925 से लेकर 1931 तक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के 18वें कमिश्नर जिनके समय 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया था। तो वन पंचायतों का गठन आपके 1931 में किया गया था, और ये गठन आपके LM स्टब्स के समय हुआ था, और ये आपके कुमाऊं के 18वें कमिश्नर थे, और इनका समय आपको 1931 से लेकर 1933 तक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के 19वें कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के जो 19वें कमिश्नर थे ये आपके LO गोयन 19वें कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के 20वें कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के जो 20वें कमिश्नर थे ये आपके AW इब्सन थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के 21वें कमिश्नर कौन थे। तो 21वें कमिश्नर आपके GL बेबियन थे, और 22वें कमिश्नर जो थे ये आपके TJ.C. एक्टन थे, और 23वें कमिश्नर आपके WW फिनले थे, और इनका समय आप 1943 से लेकर 1947 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले पूर्व क्रम में 24वें कमिश्नर कौन थे। तो आज़ाद भारत में जो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे ये आपके KL मेहता थे, और इनका समय आपके 1947 से लेकर आपके 1948 तक था। और इससे आगे हम उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल कह रहा है कि 1936 और 38 में सिर दुश्मन में दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल गढ़ देशवाद संघ का गठन किया था, जिसका नाम बाद में क्या हो गया था। तो इसका बाद में आपके हिमालय सेवा संघ हो गया था। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपके जो गढ़ देशवाद संघ का गठन किया गया था, ये आपके सिर दुश्मन के द्वारा किया गया था, और इसका गठन आपके दिल्ली में किया गया था, और इसका गठन आपके 1938 में किया गया था, और जिसका बाद में नाम चेंज करके आपकी हिमालय सेवा संघ किया गया था, और इसका गठन आपके उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य के बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का नामक संगठन बनाया गया था। तो जो पर्वतीय विकास जन समिति इसका गठन आपको 1950 में किया गया था, और इसका गठन आपके इसलिए किया गया था कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर एक एक बड़ा हिमालयी राज्य बनाना है, इसके लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो जो पर्वतीय राज्य परिषद है इसका गठन आपके
दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में किया गया था और इसका गठन आपके रामनगर में हुआ था और इसका गठन आपके 1967 में किया गया था और इसका गठन आपके उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि प्रताप सिंह नेगी नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखना, जब पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन किया गया था, ये आपके 1973 में किया गया था और ये आपके प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर आपके पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन तो आपके पर्वतीय राज्य परिषद का गठन आपके 1968 में किया गया था और पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन आपके 1973 में किया गया था। तो एक जैसा या थोड़ा इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया था। तो जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसका गठन आपके 1970 में किया गया था और ये इसका गठन आपके कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया था और अलग राज्य बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में स्थित बोट क्लब पर धरना दिया था और नारा दिया था। तो 1972 में आपके दिल्ली चलो का नारा दिया गया था और ये आपको उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद के सदस्यों के संसद का घेराव का प्रयास कब किया था? तो जो उत्तराखंड युवा परिषद है, इसका गठन आपके 1976 में किया गया था और इसके जो सदस्य थे आपके उत्तराखंड युवा परिषद के जो सदस्य थे, इन्होंने आपके 1978 में आपके संसद का घेराव किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आठ आठ पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था। तो जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया था आपके 25 जुलाई 1979 में किया गया था और इसका जो गठन हुआ था आपके मसूरी में हुआ था और ये आपके डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इसका गठन इसलिए किया गया था कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद पत्र में बम फेंका था? तो जो त्रिवेंद्र सिंह पंवार थे, ये आपके उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य थे और इन्होंने आपकी 1987 में आपके संसद में पत्र बम फेंका था। अगला क्वेश्चन करा कि भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था। तो जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था आपके 1988 में किया गया था और इसका गठन आपके शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में किया गया था और शोभन सिंह जीना का संबंध आपके बीजेपी से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया था। तो जो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष कमेटी है, इसका गठन आपके 1989 में किया गया था और इसका गठन आपके द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया था और इसका गठन भी आपके उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित जितने भी सभी संगठनों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित पहला प्रस्ताव किसने रखा था? तो जो यशवंत सिंह जो बिष्ट थे, आपके उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे और 1990 में इन्होंने आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित पहला प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक उत्तराखंड राज्य को सबसे पहले किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था? तो बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य को सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन करा कि वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में 1991 में गठित किया था। तो जो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, इसका गठन आपके 1991 में किया गया था और इसका गठन आपके वामपंथी लोगों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 या 1992 में उत्तराखंड के पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। इसका नाम रखा गया था चंद्रनगर, इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जून 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी। तो जो कौशिक कमेटी का गठन किया था, ये आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसका गठन किया था और इसका गठन आपके 1994 में किया गया था और राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कौशिक कमेटी का गठन किया गया था और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री आपके मुलायम सिंह यादव थे।
अगला क्वेश्चन करा कि कौशिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो जो कौशिक कमेटी था इसका गठन आपके 1994 में किया गया था और मई में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंप दी थी जिसमें इन्होंने राजधानी गैरसैंण को बनाने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन करा कि 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित करने घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडौनी ने किया। तो इन्होंने जो 1994 में मुलायम सिंह यादव ने जो जब सरकारी नौकरी में जो 50% आरक्षण की जो व्यवस्था की थी, इसमें जो हमारे उत्तराखंड के जो गांधी के नाम से जो इंद्र बडौनी जो है इन्हों ये आपके आमरण अनशन पर बैठ गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड को जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे उत्तराखंड इतिहास में जाना जाता है। तो खटीमा गोलीकांड को आपके उत्तराखंड में आपके काले दिवस के रूप में याद किया जाता है और ये घटना आपके 1 सितंबर 1994 को हुई थी और इसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन करा कि 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिराहे मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों पर महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया। उसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। इस घटना को कहा जाता है। तो जो 1994 में आपके जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई थी, इस घटना को आपके क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है और इसमें जो आंदोलनकारियों पर महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था यानी गलत व्यवहार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी। तो जो भारत के जो प्रधानमंत्री एच डी गोड़ा जी थे, जब ये लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने सबसे पहले आपके उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा की थी और ये घोषणा आपके 1996 में की गई थी जब 15 अगस्त 1996 को आपके देश को संबोधित कर रहे थे। अगला क्वेश्चन करा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2002 और 7 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 1 अगस्त लोकसभा द्वारा और 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति R. K. नारायण ने 28 अगस्त को अपनी मंजूरी दी थी और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था और सितंबर 2006 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था। तो जो उत्तराखंड बना था ये आपके 9 नवंबर 2000 को बना था और उस समय हमारे राज्य का नाम आप उत्तरांचल था और 2006 तक का हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड हो गया था। और जो राज्य पुनर्गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया था, ये आपके 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और ये आपके 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गया था और इसके 9 दिन बाद यानी 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ था और 28 अगस्त को आपके हमारे जो उस समय के राष्ट्रपति KR. नारायण इन्होंने इसको अपनी मंजूरी दी थी और इस तरह से हमारा उत्तराखंड राज्य बनकर 9 नवंबर को तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बगुड़ा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। तो ये निर्णय आपके 2012 में लिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू किया था। तो ये निर्माण आपके मुख्यमंत्री बगुड़ा जी ने किया था, विजय बगुड़ा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र विधानसभा में दो दो भवन है। तो जो जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र और उत्तराखंड की जो विधानसभा है यहाँ पे आपके दो दो भवन है। इस आगे में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो उत्तराखंड राज्य में जो आंदोलन में शहीद हुए थे उनके बारे में देखते थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीत बहादुर गुरुंग शहीद हुए थे। तो जीत बहादुर गुरुंग जो थे उत्तराखंड के स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, परमजीत सिंह, रामपाल सिरोला भगवंत सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह, सलीम अहमद शहीद हुए थे। तो ये सारे लोग जो शहीद हुए थे ये आपके 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनपत सिंह, मदन मोहन मंगवाई, बलबीर सिंह नेगी, जेटू सिंह उप गुड्डू, राय सिंह बंगारी हंसा दनाई, बैलमती चौहान, पुलिस उपधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी शहीद हुए थे। तो ये आपके 2 सितंबर 1994 को जो मसूरी कांड हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्र रावत
रविंद्र रावत, गिरीश कुमार बद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार केशव शहीद हुए थे। तो ये आपके 2 अक्टूबर 1994 को रामपुरा तिराहा मुजफ्फर कांड में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवान और जयानंद बगुणा शहीद हुए थे। तो ये आपके 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतापजीत सिंह बिष्ट, राकेश देवरानी शहीद हुए थे। तो प्रतापजीत सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी जो थे ये आपके 3 अक्टूबर 1994 को कोटद्वार में शहीद हुए थे। तो ये आपको उत्तराखंड इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे। और इसका जो अंतिम तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए थे। तो प्रताप सिंह बिष्ट जो शहीद शहीद हुए थे ये आपके 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में शहीद हुए थे। और जो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे ये आपके 10 नवंबर 1995 को आपके श्री यंत्र टापू श्रीनगर में शहीद हुए थे। तो ये आपके उत्तराखंड इतिहास से उत्तराखंड इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे। और इसके आगे हम अन्य चैप्टरों के को भी देखने की कोशिश करेंगे।